हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गोविंद कुमार आज के मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात अवयव पर प्रारंभिक संक्रियाओं के बारे में। और ये जो प्रारंभिक संक्रियाएं होती है वे अवयव के पंक्ति और स्तंभ में लागू होती है। तो इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अवयव पर प्रारंभिक संक्रियाएं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो किसी अवयव पर तीन प्रकार की संक्रियाएं किए जाते हैं और यह तीनों संक्रियाएं पंक्तियों तथा स्तंभों पर होती है, जिन्हें प्रारंभिक संक्रिया या रूपांतरण कहते हैं। तो देखिए, ये जो तीनों संक्रियाएं होती है ये बेसिकली अवयव के पंक्तियों और स्तंभों पर होती है, अर्थात ये संक्रियाएं अवयव पर पंक्तियों पर होंगी या फिर स्तंभों पर। और आगे आप जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3.4 प्रश्नावली 3.4 के जितने भी प्रश्न हैं वे सभी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, प्रारंभिक संक्रियाओं से, क्योंकि इनका यूज़ करके हम अवयव के व्युत्क्रम अवयव को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इसके पहले संक्रिया को देखते हैं। तो इसका पहला संक्रिया जो है किसी दो पंक्तियों या दो स्तंभों का परस्पर विनिमय। और एक चीज़ याद रखोगे, इस संक्रिया को प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले संक्रिया को देखते हैं। क्या दिया है? किसी दो पंक्तियों या दो स्तंभों पर परस्पर विनिमय। तो विनिमय का मतलब क्या होता है? विनिमय मतलब अदल बदल या इंटरचेंज, जिसे हम इंग्लिश में इंटरचेंज बोलते हैं। तो देखो, प्रतीकात्मक रूप में इसे कैसे लिखते हैं? आर आई इंटरचेंज बाय आर जे। ये जो बोथ साइड एरो का साइन है इसे इंटरचेंज कह सकते हैं, इंटरचेंज कहते हैं। ठीक है, आया इतना समझ में? आर आई इंटरचेंज आर जे, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं आर आई इंटरचेंज बाय आर जे, जहाँ आई और जे से यहाँ मतलब है कि किस पंक्ति के रो को किस पंक्ति के रो से आपस में बदलना है। ये हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, ए एक मैट्रिक्स है जिसके पहले पंक्ति मतलब पहले रो के एलिमेंट है 1 2 एंड 3, दूसरे रो के एलिमेंट है 1 3 4 और तीसरे रो के एलिमेंट है 1 4 3। ओके, इतना समझ में है। अब यहाँ एक हम मैट्रिक्स ले लिए जिसमें पहले रो, हमने पहले भी पढ़ चुका था कि इसको रो बोलते हैं। पहला रो, ये दूसरा रो है तो R2 से, ये तीसरा रो है तो R3 से डिनोट किए। ओके, अब हम यहाँ अगर संक्रिया लगाते हैं, मान लो किस संक्रिया का यूज़ करते हैं हम? R1 इंटरचेंज बाय R2 से। अगर इसका यूज़ करते हैं हम तो ए जो है, देखो यहाँ अवयव ए है, इसकी प्रकृति चेंज नहीं होगी, लेकिन हम इसे किस तरीके से लिखेंगे? कब? जब प्रारंभिक संक्रिया R1 इंटरचेंज R2 का यूज़ करते हैं तो ए देखो, तो ए कैसे बदल जाएगा? यहाँ R1 क्या है? R1 का वैल्यू क्या है? यहाँ R1 में जो एलिमेंट है उसके वैल्यू कौन कौन से? 1 2 3, और R2 में 1 3 4। और हमने कौन सा संक्रिया लगाया? R1 इंटरचेंज बाय R2। तो ये कैसे बदल जाएगा? R1 की जगह में R2 हो जाएगा और R2 की जगह में R1 आ जाएगा। अर्थात इसलिए हम इस संक्रिया को क्या बोलते हैं कि R1 इंटरचेंज बाय R2, अर्थात R1 R2 से क्या हो जाएगा? इंटरचेंज, मतलब ठीक है, मतलब परस्पर बदल जाएंगे। तो R2 के एलिमेंट R1 में आ जाएंगे। तो R2 में कौन कौन से एलिमेंट थे? 1 3 4। R2 के एलिमेंट R1 के स्थान पर आ गए और R1 के एलिमेंट
1 2 3, ये किस पोजीशन में आ जाएंगे? R2 में। और तीसरे हम R3 में कुछ चेंज किए क्या? नहीं, तो वो एज इट इज़ वैसे का वैसे ही रहेगा। इतना है आपको समझ में? तो देखिए जब हम, और इसी प्रकार से हम R2 R3 में भी इंटरचेंज वाला संक्रिया लगा सकते हैं। ठीक है, हम कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हैं किसी भी पंक्ति का किसी भी पंक्ति के द्वारा, या किसी भी पंक्ति का किसी भी पंक्ति से। जैसे हम यहाँ R1 इंटरचेंज R3 भी यूज़ कर सकते थे, R2 इंटरचेंज R3 भी। ओके, तो हमें जैसे सवाल में जिस प्रकार की संक्रिया की आवश्यकता होती है वे उस रूप में हम संक्रिया का यूज़ करते हैं। अब कॉलम के लिए देख लेते हैं। अब जैसे कि हमने अवयव ए में देखा कि ये जो पहला पंक्ति है, पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, ये तीसरा पंक्ति। उसी प्रकार से स्तंभ भी होता है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और ये तीसरे स्तंभ। तो पहले स्तंभ में अवयव 1 1 1 है, दूसरे स्तंभ में अवयव 2 3 4 है और तीसरे स्तंभ में 3 4 3 है। अब हम ये इसी संक्रिया को कॉलम में कैसे यूज़ करते हैं इसे देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ संक्रिया C2 इंटरचेंज बाय C3 का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ A इस रूप में था, अब देखो अब इसका रूप क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब हम किस में चेंज कर रहे हैं? C2 को C3 में चेंज कर रहे हैं, अर्थात C2 के स्थान पर C3 आ जाएगा और C3 के स्थान पर C2 आ जाएगा। और C1 में हम कुछ भी चेंज करने का नहीं, तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो C1 वैसे ही रहेगा 1 1 1। अब C2 के स्थान पर क्या आ जाएगा? C3 के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो क्या आ जाएंगे? 3 4 3। और C3 के स्थान पर क्या आ जाएंगे? C2 के एलिमेंट्स। तो क्या हो जाएगा? 2 3 4। इतना आया समझ में? तो बस पहले संक्रिया का ऐसे ही यूज़ करना है, जिसे हम क्या कहते हैं? दो पंक्तियों या दो स्तंभों का परस्पर विनिमय, अर्थात इंटरचेंज। ओके, अब हम आगे देखेंगे दूसरे संक्रिया का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो देखिए दूसरे संक्रिया में हम क्या करते हैं? किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्योत्तर संख्या से गुणन करना या गुणा करना। तो शून्योत्तर का मतलब क्या होता है? अर्थात एक ऐसा वैल्यू या एक ऐसा मान जिसका वैल्यू क्या हो? 0 के इक्वल ना हो, मतलब 0 बस नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब यहाँ देखते हैं। तो हम प्रतीकात्मक रूप में कैसे यूज़ करते हैं? अगर पंक्ति के लिए यूज़ करना है, रो के लिए यूज़ करना है या पंक्ति के लिए यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ करते हैं? RI में चेंज, ये एरो का सिंबल है जिसे हम चेंज पढ़ सकते हैं। RI में चेंज, क्या चेंज कर रहे हैं? RI मल्टीप्लाई बाय K, अर्थात RI में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? K का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जहाँ K क्या है? शून्योत्तर अवयव है, अर्थात K जो है 0 नहीं होगा। ओके, अब ऐसे ही कॉलम के लिए भी यूज़ करते हैं। CI में चेंज, तो CI में चेंज क्या हो रहा है? CI में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? K में, तो CI मल्टीप्लाई बाय K। ओके, अब हम इसका यूज़ करके देखते हैं। जैसे ही हमने अभी अवयव देखा था, एक अवयव A लिया था जिसके रो में 1 2 3, रो 1 में 1 2 3 थे, रो 2 में 1 3 4 और रो 3 में 1 4 3 थे। ओके, अब हमें यहाँ पंक्ति के लिए संक्रिया लगाना है या रो के लिए संक्रिया लगाना है। तो जैसे कि मैं एक संक्रिया यूज़ कर लेता हूँ। संक्रिया क्या यूज़ करता हूँ? प्रारंभिक संक्रिया या R2 में चेंज। R2 में अगर मैं क्या कर रहा हूँ? चेंज। अगर R2 में किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? मान लो 2 का,
तो R2 में क्या चेंज कर रहे हैं, R2 में चेंज 2 इंटू R2, अर्थात R2 में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R2 में चेंज R2 मल्टीप्लाई बाय 2, अर्थात R2 मतलब जहाँ रो 2 है, रो 2 में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का। तो यहाँ देखते हैं, ये पहला रो था, ये दूसरा रो और ये तीसरा रो। तो जब हम ये वाला संक्रिया यूज़ करते हैं, इस संक्रिया का यूज़ हम करते हैं, किस संक्रिया का, R2 में चेंज 2 इंटू R2, तो क्या हो जाएगा, R2 वाले जितने भी अवयव है उसमें किसका किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 2 3, R1 वैसे ही रहेगा, किस में चेंज कर रहे हैं हम, R2 में। तो R2 में चेंज कर रहे हैं तो R2 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 2 का। तो 2 से ये R2 में जितने भी एलिमेंट है सब में किसका मल्टीप्लाई होगा, 2 2 का। तो 1 इंटू 2, 2 1 ज़ा 2, 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6, 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। और तीसरे में हम चेंज किए क्या, R1 में भी चेंज नहीं किया और R3 में भी चेंज नहीं किए, तो एज इट इज़ वैसे ही का वैसे ही रहेगा। अगर मान लो अगर आगे हम फिर इसमें चेंज करना चाहें कि R3 में चेंज, R3 नहीं 4, जैसे हम कर लिए 4 इंटू R3, तो हमें A फिर से नए रूप में प्राप्त होगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 में चेंज नहीं किए तो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, 1 2 3। R2 में भी चेंज नहीं किए तो वो भी वैसे ही रहेगा, 2 6 8। लेकिन R3 के एलिमेंट में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमने, 4 का। तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर क्या आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12। आया समझ में। तो इसी प्रकार से हम इस संक्रिया को कॉलम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल C3 में चेंज, C3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं C3 में, तो जो A जो नए रूप में प्राप्त होगा वो इस प्रकार से होगा। तो देखिए C1 में हम चेंज किए क्या, नहीं, तो वो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, 1 1 1। C2 में यहाँ ये C1 है, ये C2 और ये C3, तो किस में चेंज कर रहे हैं, C3, तो खाली C3 के ही एलिमेंट बदलेंगे, 3 इंटू C3, और C3 के जितने भी एलिमेंट है उसमें किसका मल्टीप्लाई होगा, 3 का। तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा वो। अभी हम पहले C2 के एलिमेंट लिख लेते हैं, 2 3 4। अब C3 के नया एलिमेंट जो प्राप्त हुआ क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। तो इस प्रकार से हम इस संक्रिया का यूज़ करते हैं अवयव के पंक्ति और स्तंभों में। अब आगे देखते हैं तीसरी संक्रिया। अभी तक हमने दोनों संक्रिया देखा, दोनों में कुछ डाउट है, नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं आगे तीसरा संक्रिया। तो तीसरी संक्रिया है, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयव में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्योत्तर संख्या से गुणा करके जोड़ना या फिर घटाना। अर्थात इस संक्रिया में हम क्या करना देखेंगे, जैसे कि हमें किसी पंक्ति में चेंज करना है, तो यहाँ दिया है ना सिंबॉलिक, देखो प्रतीकात्मक रूप से इसे ऐसे लिखते हैं, आर आई में चेंज RI प्लस के इंटू RJ। अर्थात इसका मतलब क्या है, RI में हम क्या चेंज कर रहे हैं कि RI के साथ RJ को जोड़ रहे हैं, किसके साथ गुणा करके, K के साथ। तो RJ में K का गुणा करके किसके साथ जोड़ रहे हैं, RI के साथ। और उसी प्रकार कॉलम में भी यूज़ करते हैं कि CI में चेंज, क्या चेंज कर रहे हैं, CI में किसे जोड़ रहे हैं, CJ को K के साथ गुणा करके जोड़ रहे हैं। और जहाँ K क्या है, एक शून्योत्तर अवयव, अर्थात जहाँ K नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, यहाँ हम फिर से एक अवयव A को लेकर के समझते हैं। जैसे कि यहाँ एक अवयव A है, अब इसके अवयव हैं 2 3 1 या 1
4 2 3 2 7। ये एक मैट्रिक्स ए है। अब यहाँ पर हमें किस संक्रिया का यूज़ करना है? अब पंक्ति के लिए संक्रिया का यूज़ करना है, ठीक है। तो जैसे कि मुझे किस में चेंज करना है? R1 में चेंज करना है, या R2 में, या R3 में। जैसे कि हम यहाँ R3 में चेंज करते हैं। क्या करते हैं? R3 में चेंज करते हैं। क्या चेंज करेंगे? R3 में चेंज, R3 माइनस, हम यहाँ माइनस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और प्लस के लिए भी। तो R3 माइनस क्या करेंगे? 2 इंटू R2। अर्थात इसका मतलब क्या है कि R2 के अवयव के साथ क्या करेंगे? R2 के अवयव के साथ किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का। और R3 के संगत अवयव से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। R3 के संगत अवयव से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो देखिए कि इसमें अवयव A का परिवर्तित रूप क्या प्राप्त होगा हमें? किस में चेंज कर रहे हैं हम? R3 में। तो R3 में चेंज कर रहे हैं तो R1 और R2 वैसे के वैसे ही रहेंगे, खाली किस में चेंज होगा? R3 में। तो देखिए, तो R1 वैसे ही रहेगा 2 3 1, और R2 भी वैसे ही रहेगा 1 4 2। अब R3 में चेंज कर रहे हैं, तो R3 में चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा? R3 के देखो पहला अवयव क्या है? 3। तो समझने के लिए हम यहाँ ऐसे समझ सकते हैं कि R3 का पहला एलिमेंट 3 है, माइनस 2 इंटू R2 का संगत अवयव क्या है 3 के लिए? 1। तो यहाँ 1, तो क्या मिल जाएगा हमें? 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू कितना होगा? 2। तो 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1। समझ में आया? और वैसे यहाँ दूसरा अवयव क्या मिलेगा हमें? अब यहाँ R3 का दूसरा अवयव क्या है? R3 का दूसरा अवयव 2 है, तो यहाँ लिख दिए 2। अब कौन सा साइन है? माइनस। 2 इंटू R2 का संगत अवयव क्या है? 2 के लिए संगत अवयव क्या है? R2 का 4 है, तो यहाँ 4। तो अर्थात कितना आ जाएगा? 2 माइनस 2 4 ज़ा 8 इक्वल टू -6। तो दूसरा अवयव क्या मिलेगा यहाँ? -6। अब तीसरा अवयव यहाँ क्या है? 7। तो 7 माइनस फिर क्या है? 2। यहाँ 2 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? R3 के तीसरे अवयव का संगत अवयव क्या है? 2 है, तो यहाँ 2। तो कितना आ जाएगा? 7 माइनस 2 2 4। तो कितना आया? 3। तो यहाँ तीसरा अवयव 3 मिल जाएगा। आया समझ में? अब इसी प्रकार से हम कॉलम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कॉलम में हमें यूज़ करना है, आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम सवाल में, जब सवाल में उस कंडीशन में किस संक्रिया का यूज़ करना है उसको देखते हुए हम संक्रिया का यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में। अब जैसे अब मैं यहाँ एक संक्रिया लगाऊंगा कि C2 में चेंज। C2 में क्या चेंज कर रहा हूँ कि C2 माइनस C1 कर देता हूँ। तब इस कंडीशन में हमें A का नया रूप क्या प्राप्त होगा? देखो C2 में चेंज कर रहा हूँ तो C2 में ही अवयव परिवर्तित होंगे, C1 और C3 में नहीं बदलेंगे। तो C1 वैसे का वैसे ही रहेगा 2 1 3। C2 में क्या चेंज हो रहा है? C2 के संगत अवयव, C2 के अवयव के साथ किसको घटा रहे हैं? C1 के संगत अवयव को। तो 3 के साथ क्या माइनस होगा? 3 का संगत अवयव क्या है? 2। 4 का 1 और 2 का 3, क्योंकि C2 के अवयव के साथ किसको घटाना है? C1 के। तो C माइनस यहाँ कितना हो गया? 3 माइनस 2
4 माइनस 1, 2 माइनस 3, और हम C3 में चेंज कर रहे हैं क्या? नहीं, तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? अवयव ए का परिवर्तित रूप प्राप्त हो जाएगा 2 1 3, और यहाँ 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 3 माइनस 1, यह 1 2 7। अब आगे एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ C1 में चेंज कर रहे हैं, C1 में क्या चेंज कर रहे हैं? C1 में चेंज -2 इंटू C2। तो देखो इस कंडीशन में हमें क्या प्राप्त होगा? C1 में चेंज कर रहे हैं तो C1 का पहला अवयव 2 -2 इंटू C2, मतलब C2 के अवयव के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा? 2 का, ठीक है। और उसको C1 के संगत अवयव से क्या करना है? करेंगे फिर माइनस करेंगे। तो इसलिए देखो C1 का पहला अवयव 2 था तो 2 लिखा, फिर माइनस साइन, माइनस, फिर 2 इंटू क्या होगा? C2 का संगत अवयव क्या होगा? 1। फिर वैसे ही 1 माइनस 2 इंटू 3, फिर 3 माइनस 2 नहीं 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1। अब C2 वैसे ही रहेगा 1 3 माइनस 1, C3 भी वैसे ही रहेगा 1 2 7। तो इस प्रकार से हमें अवयव A का परिवर्तित रूप क्या प्राप्त होगा? 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 3 2 6 माइनस 5, 3 माइनस 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 प्लस 2, तो यहाँ प्लस 5, 1 3 माइनस 1, और C3 भी वैसे ही रहेगा 1 2 7। तो इस प्रकार से हम तीसरे संक्रिया का यूज़ करते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी संक्रियाएं देखे हैं, इन तीनों संक्रिया का यूज़ हम अवयव का व्युत्क्रमणीय अवयव या व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप इन तीनों संक्रिया को समझ चुके होंगे। तो इन तीनों संक्रिया का यूज़ करके आप एक्सरसाइज 3.4 के जितने भी क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब यहाँ देखते हैं, उसको आगे सॉल्व करने से पहले ये भी जान लीजिए कि व्युत्क्रमणीय अवयव किसे कहते हैं। तो व्युत्क्रमणीय अवयव किसे कहते हैं? यदि A कोटि M का एक वर्ग अवयव है, अर्थात उसमें पंक्ति की संख्या भी m है और स्तंभ की संख्या भी m है, और यदि एक अन्य m कोटि का वर्ग अवयव का अस्तित्व इस प्रकार से हो कि A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई, जहाँ आई क्या है? सदिश अवयव है, ठीक है। तब इस कंडीशन में अवयव B को A का क्या कहते हैं? व्युत्क्रम अवयव कहते हैं। अर्थात हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि हम दो अवयव लेते हैं, जब दोनों है ना, मान लो कोई दो अवयव इस प्रकार से है जिसमें पहला अवयव A और B, ठीक है, पहला अवयव A है, दूसरा अवयव B है, दोनों का कोटि क्या है? एक समान है, दोनों का कोटि एक समान है। और जब हम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे A से B को मल्टीप्लाई करो या फिर B से A को, दोनों अवयव का मल्टीप्लाई करने पर हमें हमेशा क्या प्राप्त होता है? यदि इकाई अवयव। तब इस कंडीशन में जब A इंटू बी कर रहे हैं, अर्थात अवयव A के साथ B का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें इकाई अवयव प्राप्त हो रहा है। तो इस कंडीशन में A का तब इस कंडीशन में B क्या कहलाएगा? A का व्युत्क्रम अवयव, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? A इनवर्स। अर्थात हम ऐसे समझ सकते हैं कि A का मल्टीप्लाई अवयव B से करते हैं, और जब हमें इकाई अवयव I प्राप्त होता है, या फिर B का भी मल्टीप्लाई A से करते हैं, तब भी हमें इकाई अवयव ही प्राप्त होता है। तो उस कंडीशन में A को B का व्युत्क्रम अवयव भी कहते हैं, या फिर B को A का व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। अर्थात B क्या होगा? A इनवर्स के इक्वल होगा, या फिर A क्या होगा? B इनवर्स। तो
तो इसका मतलब ये है कि दोनों अवयव एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, जिसे हम इनवर्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे के वीडियो में देखेंगे। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।